नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसके अंतर्गत आज आपकी CDP की नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको अधिगम के नियम पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अधिगम के नियम, जिसमें 3 प्रमुख नियम होते हैं और 5 गौर नियम होते हैं। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। अधिगम का नियम जो है, इसको किसने दिया था? इसको नोट कर लीजिए। इसको दिया था थॉर्नडाइक ने। इसको दिया किसने था? इसको दिया था थॉर्नडाइक ने। इसको नोट कर लीजिए। प्रमुख 3 नियम थे और गौण 5 नियम दिया किसने था? थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए देखते हैं पहला क्या था। प्रमुख जो 3 नियम थे उसमें से पहला था तत्परता का नियम। पहला क्या था? तत्परता का नियम। इसमें क्या होता है कि अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी सीखता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो आप जल्दी सीखते हैं। मतलब जैसे कि आपको कोई बाइक सीखने की अगर ललक है, आपको बाइक सीखने की चाह है, तो आप बाइक सीखना जल्दी चाहते हैं ना, आप बाइक सीख भी जल्दी जाते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई दूसरा एडल्ट है, वह बाइक सीखने से डर रहा है तो वह सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वह बाइक सीखने से डर रहा है कि मुझे चोट लग जाएगी, मुझे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और जो वही दूसरा बच्चा है, क्योंकि उसे बाइक सीखना है, उसकी वह रुचि है उसके अंदर और वह उसके लिए तत्पर है, तो वह जल्दी सीखता है। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होंगे तो आप उसे जल्दी सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम। दूसरा क्या है? अभ्यास का नियम। अब इसमें क्या कहते हैं कि आप जितना अभ्यास करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप जितना अभ्यास करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आप जैसे कि गणित आदि में देख लीजिए, गणित में मान लीजिए कोई प्रश्न आपका नहीं आ रहा है, तो आप उस चैप्टर या फिर उस प्रश्न को जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपको उतना ही वह कंठस्थ होगा, आप उसको स्टेप वाइज स्टेप सीख जाएंगे। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि आप किसी चीज़ का जितना अभ्यास करेंगे आप भी उतने ही अच्छे आप उस चीज़ में होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं ऊपर वाला ही उदाहरण देख लेता हूँ कि कोई एडल्ट है, वह बाइक सीख चुका है, लेकिन शुरू में उसे दिक्कत होती है। शुरू में जो वो चलाता है वह ठीक ढंग से कंफर्टेबल ढंग से नहीं चला पाता है बाइक को, लेकिन वह जैसे जैसे वह चलाता जाता है, जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, वह उसका अभ्यास ज़्यादा होता रहता है और वह एक दिन अच्छा ड्राइवर बन के निकल जाता है। तो ये क्या है कि दूसरा है अभ्यास का नियम। इसमें क्या होता है, जितना आप अभ्यास करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक उपयोग का नियम होता है, एक अनुपयोग का नियम होता है। अभ्यास के नियम में भी दो उप नियम है। एक उपयोग का नियम होता है कि आप जितना उपयोग करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, और आप जितना अनुपयोग नहीं करेंगे आप उतना उस चीज़ को नहीं सीखेंगे। मतलब आप मान लीजिए कोई आप एक टॉपिक पढ़े हैं स्टूडेंट के रूप में, आप मान लीजिए हिंदी में कोई एक टॉपिक संधि पढ़े हैं और संधि पढ़ने के बाद आप उसको पढ़ के छोड़ दिए, आप 6 महीने बाद फिर उसको याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको नहीं याद होगा, क्योंकि आपने दोबारा उसका उपयोग ही नहीं किया, आप उसका अनुपयोग कर रहे हैं ना, आप अभ्यास नहीं किए। तो ये क्या है कि अनुपयोग का नियम हो जाता है। उपयोग का नियम, अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप उसको 1 हफ्ते में 1 बार रिवाइज कर रहे हैं तो आपको वो हमेशा स्मरण रहेगा। यही है उपयोग और अनुपयोग का नियम। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रमुख नियम है परिणाम और प्रभाव का नियम। तीसरा क्या है प्रमुख नियम? परिणाम और प्रभाव का नियम। चलिए देखते हैं। इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो व्यक्ति उसे बार बार करके जल्दी सीख लेता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी कार्य को करने में अगर अग्रसरित होते हैं और उसके बाद आपका रिजल्ट अगर अच्छा आ जाता है तो आपको उस कार्य में संतोष मिल जाता है, उसका परिणाम अच्छा मिलता है, तो आप उस कार्य को और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट है, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको मान लीजिए एग्ज़ाम है, आप उस एग्ज़ाम में अगर अच्छा कर रहे हैं आप उस विषय में, तो आपको लग जाएगा हाँ ये मेरा विषय ये अच्छा है, तो आप उस विषय में और अच्छा करने का कोशिश करेंगे, आप उसे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है और आप किसी एक विशेष विषय में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो इसका लगेगा कि मुझे यह विषय कठिन है, तो आपको क्या हो जाएगा, असंतोष हो जाएगा, जिससे आप उसे और कम पढ़ना चाहेंगे ना, आपकी रुचि उसमें और कम हो जाएगी। तो यही है परिणाम और प्रभाव का नियम। मतलब आपको जिस कार्य में संतोष मिलता है आप उस कार्य को और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करते हैं, और जिसमें असंतोष मिलता है आप उसे कार्य को नहीं करने का प्रयास करते हैं, उसमें आपकी रुचि कम हो जाती है। अब देखते हैं गौड़ नियम। अब थॉर्नडाइक ने जो 5 गौड़ नियम दिए थे उसको देख लेते हैं। पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत। पहला गौड़ नियम कौन सा है? बहुप्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं व प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। इसको कैसे, अब आप मान लीजिए जो एक थॉर्नडाइक का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक जो चूहा है, आप उसे जाल में बंद कर लीजिए और उस जाल में एक बटन लगा दीजिए जिस बटन से वह जाल खुलेगा। तो चूहा बहुत बार प्रयास करेगा, ऊपर नीचे कूदने का प्रयास करेगा, और एक बार उसे पता चल जाएगा कि इस बटन गलती से मान लीजिए उसका दब जाएगा, गलती से बटन पे उसका पैर पड़ जाएगा, और जब खुल जाएगा तो उसे पता चल जाएगा, जब आप दूसरी बार उसे बंद करेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि इस बटन को दबाने से मेरा जाल खुल जाएगा। तो इसमें यही बता रहा है कि आप सीखते समय कई प्रतिक्रियाएं करते हैं, क्योंकि आपको सही ढंग तो पता ही नहीं है कार्य को करने का, आप विभिन्न तरीके
से आप प्रयास करते हैं और जब एक आपका कार्य सिद्ध हो जाता है किसी एक नए प्रयास मतलब किसी एक विशेष प्रयास से, तो आप उस कार्य करने की सही विधि आपको मालूम चल जाती है कि मुझे इसी तरीके से कार्य करना है तो मेरा कार्य हो जाएगा। तो यही है बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। इसमें क्या होता है कि इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं ताकि यह अधिक शीघ्र और सरल से हो सके। इसमें क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में वही कहते हैं, वही कहावत एक प्रसिद्ध है, वन स्टेप एट अ टाइम। वन स्टेप एट अ टाइम ना, कि इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको आपका टारगेट यहाँ पे है और आप यहाँ पे है, तो आप डायरेक्ट तो ऐसे जा नहीं सकते हैं, आपको एक एक स्टेप डिसाइड करना चाहिए जिससे आपका आसानी से कार्य हो सके। आपको एक एक स्टेप डिसाइड करना है। मान लीजिए आपको 12 घंटे पढ़ने का प्रयास करना है, तो आप पहले दिन 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, आप पहले 6 घंटा पढ़ेंगे, दूसरे दिन 6 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरे दिन आप 7 घंटा पढ़ने की 8 घंटा प्रयास करेंगे और ऐसे ऐसे एक हफ्ते में आप अपना टारगेट को पा सकेंगे। नहीं, इसमें यही कह रहा है कि अगर आप एकदम करने का प्रयास करेंगे तो आपका शरीर भी साथ नहीं देगा और मस्तिष्क भी साथ नहीं देगा। तो यही है आंशिक क्रिया का नियम कि आप कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं जिससे वह कार्य शीघ्र और सरल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा गौण नियम है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। तीसरा क्या है नियम? सादृश्य अनुक्रिया का नियम। प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या की उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका होता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब आपके सामने कोई नई समस्या आती है तो आप सोचते हैं कि क्या मैंने इसी प्रकार की कोई समस्या का हल मैंने पहले किया है कि नहीं, पहले अगर अनुभव किया हो तो मैं इसी प्रकार से इसका भी हल कर लूँ। जैसे इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप क्लास में किसी एक कठिन टॉपिक है, कोई एक कठिन तथ्य है, आप उसको याद करने में समस्या हो रही थी, उसके बाद आप किसी एक तरीके से आप उसको किसी एक ट्रिक से याद कर ली। मान लीजिए आपको पहले समस्या हो रही थी किसी एक तथ्य को याद करने में क्योंकि वह कठिन था, उसके बाद आप किसी एक ट्रिक से आप किसी एक तरीके से आप उसको याद कर लीजिए, उसके बाद आपका पेपर में वह क्वेश्चन आ गया और पेपर में जब क्वेश्चन आ गया तो आपको, लेकिन आपको वह ट्रिक वह कठिन था वह तथ्य, लेकिन आपको वह याद नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे कि मैंने इसी प्रकार जब मेरी पहले समस्या आई थी, आपके सामने नई समस्या आ गई एग्जाम के रूप में ना, एग्जाम के पेपर का जो वो क्वेश्चन है वो आपकी नई समस्या हो जाएगी। लेकिन आप फिर क्या सोचेंगे कि मैंने इसी प्रकार से एक समस्या का हल मैंने अपने क्लास में किया था, जब मुझे एक कठिन प्रश्न आया था तो मैंने एक ट्रिक से याद कर लिया था, तो मैं वही ट्रिक फिर से कर ले सकता हूं ना। तो वही इसमें बता रहा है कि जब आप किसी नवीन परिस्थिति या समस्या में पड़ते हैं तो आप यह सोचते हैं कि मैंने इससे मिली जुली समस्या का हल पहले किया है कि नहीं, अगर किया है तो मैं उसी प्रकार उसी का अनुभव लेकर कार्य अपना कर सकता हूँ। तो यही है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम क्या होता है? अगर बच्चे का मूड अच्छा होता है तो वह जल्दी सीखेंगे। मतलब अगर आपका मूड अच्छा है, आपका सेहत अच्छी है तो आप अच्छे ढंग से सीखेंगे। अगर एक बच्चा बीमार है या फिर एक बच्चा जो गुस्सैल है वह गुस्सा में है, अगर वो उससे भोजन नहीं मिला है, उस भूख के कारण गुस्सा है, तो वह क्या सीख पाएगा अच्छे ढंग से? नहीं। जब उसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, अगर उसका मूड अच्छा होगा, उसका शरीर स्वस्थ होगा, तभी वह अच्छे से सीखेंगे ना। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम क्या होता है? बच्चे का मूड अगर अच्छा होगा, उसका मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ होगा, तभी वह अच्छे ढंग से सीख सकता है, तभी उसका अधिगम अच्छे ढंग से होगा। आगे देखते हैं। पांचवा गौण नियम है, लास्ट है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। क्या है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इसमें क्या होता है? जब एक बच्चा सीखे हुए ज्ञान को अन्य जगह भी उसी तरह काम मिला है तो इसे क्या कहते हैं? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इसमें क्या होता है कि आप एक सीखा हुआ ज्ञान को एक अन्य जगह प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप इसका ट्रिक कैसे बना सकते हैं, इसका उदाहरण एक देखिए। मान लीजिए आप एक कार ड्राइवर हैं, आपको कार चलानी आती है, उसके बाद आपको कार ना देकर आपको दूसरी बड़ी गाड़ी दे दी गई, कोई अन्य गाड़ी दे दी गई, आपको कार की जगह पे एक मान लीजिए ट्रक दे दी गई, आपको ट्रक चलानी है, तो आपको कार चलाने का नियम पता है, आप कार चलाना जानते हैं, तो उसी के अनुसार आप उसका जो ज्ञान है उसका स्थानांतरण करके दूसरा काम में ला सकते हैं ना, क्योंकि उस दूसरे काम में अगर ला लेंगे तो यही है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। मतलब आप कार चलाना जानते थे तो आप ट्रक को भी चला सकते हैं। तो ये क्या है कि जब एक बच्चा सीखे हुए ज्ञान को दूसरी जगह प्रयोग कर लेगा तो वो क्या कहलाएगा? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन को भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेंगी। चलिए फिर धन्यवाद।